हम बात करेंगे रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच जारी तनाव का असर कृषि व्यापार पर कितना दिखाई दे रहा है और कौन कौन से अनाजों पर इसका असर दिखाई दे रहा है। दरअसल यूक्रेन और रूस के बीच जारी तनाव का असर अब कृषि व्यापार पर भी साफ दिखाई देने लगा है। ब्लैक सी यानी काला सागर के बंदरगाहों पर बढ़ते हमलों के बीच अब यूक्रेन सरकार ने किसानों और निर्यातकों को राहत देने के लिए बड़ा फैसला कर लिया है। आपको बता दें कि यूक्रेन की कैबिनेट ने किसानों के लिए घोषित आपात सहायता पैकेज के तहत पहला कदम उठाते हुए कुछ कृषि जिन्सों के निर्यात नियमों में अस्थायी बदलाव को मंजूरी दे दी है। दरअसल पिछले कुछ समय में ब्लैक सी बंदरगाहों और कृषि उत्पाद ले जाने वाले जहाजों पर हमले बढ़ गए हैं और इससे माल ढुलाई की लागत यानी यूं कहें कि लॉजिस्टिक का खर्च काफी बढ़ गया है। दूसरी ओर घरेलू बाजार में किसानों को मिलने वाले भाव भी दबाव में हैं। ऐसे में पहले से तय न्यूनतम निर्यात मूल्य कई मामलों में व्यवहारिक नहीं रह गए थे। निर्यातकों को नए सौदे करने में इस समय दिक्कतें आ रही थी और किसानों की उपज का एक्सपोर्ट प्रभावित हो रहा था। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने न्यूनतम निर्यात मूल्य प्रणाली में बदलाव कर दिया है ताकि निर्यातक मौजूदा बाजार परिस्थितियों के अनुसार व्यापार कर पाएं। यूक्रेन के प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस फैसले का मकसद किसानों को बेहतर अवसर देना है और अनाज समेत अन्य कृषि उत्पादों के निर्यात को सुचारू बनाए रखना है। सरकार का ये मानना है कि यदि निर्यात गतिविधियां सामान्य बनी रहती हैं तो किसानों को उनकी उपज का बेहतर बाजार मिल पाएगा और कृषि क्षेत्र पर दबाव इससे कम होगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि नई व्यवस्था अस्थायी होगी और बाजार की स्थिति स्थिर होने तक ही लागू रहेगी। इसके अलावा सरकार कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए एक और बड़ी योजना पर काम कर रही है। संबंधित मंत्रालयों को देश में कृषि प्रसंस्करण यानी एग्री प्रोसेसिंग बढ़ाने की योजना तैयार करने के निर्देश दे दिए गए हैं। सरकार अब ये चाहती है कि सिर्फ कच्चा कृषि माल बेचने के बजाय ज्यादा से ज्यादा वैल्यू एडेड उत्पाद तैयार किए जाएं। इससे किसानों को बेहतर मूल्य मिलने के साथ साथ देश के भीतर रोजगार और निवेश भी बढ़ सकता है। यूक्रेन का एग्रीकल्चर मंत्रालय अब बाजार की रोजाना निगरानी करेगा और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त राहत उपायों पर भी विचार किया जाएगा। गौरतलब है कि कृषि क्षेत्र यूक्रेन की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और ब्लैक सी मार्ग उसके कृषि निर्यात का प्रमुख रास्ता। ऐसे में बंदरगाहों पर बढ़ते हमलों और बढ़ती लॉजिस्टिक लागत के बीच सरकार का ये कदम किसानों और कृषि व्यापार दोनों के लिए फिलहाल राहत भरा माना जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन दुनिया के प्रमुख कृषि निर्यातक देशों में शामिल है। गेहूं, मक्का और सूरजमुखी तेल के विदेशी व्यापार में उसकी बड़ी हिस्सेदारी है। यदि यूक्रेन सरकार के इस फैसले से कृषि निर्यात में कोई सुधार आता है और ब्लैक सी मार्ग से अनाज की सप्लाई इससे बढ़ती है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं, मक्का और खाद्य तेलों की कीमतों पर दबाव देखने को मिल सकता है और इसका असर भारतीय कृषि जिन्सों के निर्यात पर भी पड़ सकता है, खासकर उन बाजारों में जहां भारत को यूक्रेन और अन्य ब्लैक सी देशों से कंपटीशन मिलती है। हालांकि यदि रूस यूक्रेन तनाव और बढ़ता है तथा या फिर बंदरगाहों पर हमले जारी रहते हैं तो विदेशी सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है और ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय कृषि जिन्सों की कीमतों में तेजी देखने को मिल सकती है, जिसका असर भारतीय बाजारों पर भी पड़ेगा। फिलहाल भारत के लिए बड़ा संकेत है कि ब्लैक सी क्षेत्र में हालात सुधरते हैं या फिर बिगड़ते हैं, ये उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि इसी से विदेशी अनाज और खाद्य तेल बाजार की दिशा तय होगी। यानी यूक्रेन का ये फैसला सिर्फ उसके किसानों के लिए नहीं है, बल्कि इसका असर विदेशी अनाज और खाद्य तेल बाजारों पर भी पड़ सकता है। भारत जैसे बड़े कृषि उत्पादक और उपभोक्ता देश के लिए भी ब्लैक सी क्षेत्र की हर हलचल आने वाले दिनों में महत्वपूर्ण रहने वाली है। किन वैश्विक अनाज बाजार के लिए चिंता सिर्फ ब्लैक सी क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि सभी देशों पर इसका असर पड़ता दिखाई दे सकता है। एक तरफ यूक्रेन अपने कृषि निर्यात को बचाने की पूरी तरह से कोशिश कर रहा है और राहत पैकेज दे रहा है, तो दूसरी तरफ यूरोप में मौसम की मार अनाज उत्पादन पर इस समय भारी पड़ रही है। सूखा, हीट वेव और बढ़ती लागत ने यूरोपीय किसानों की मुश्किलें वहां बढ़ा दी हैं। अब एक नजर डालते हैं यूरोपीय संघ की ताजा फसल रिपोर्ट पर, जहां गेहूं और मक्का उत्पादन में बड़ी गिरावट का अनुमान लगाया गया है। विदेशी अनाज बाजार से ये एक और बड़ी खबर है। यूरोपीय संघ यानी यूरोपियन यूनियन ने 2026-27 सीजन के दौरान अनाज उत्पादन में बड़ी गिरावट का अंदाजा लगाया है। यूएसडीए की रिपोर्ट के अनुसार खराब मौसम, लगातार पड़ रही हीटवेव और खेती की बढ़ती लागत अब उत्पादन पर दबाव बना रही है। रिपोर्ट के अनुसार यूरोपियन यूनियन का कुल अनाज उत्पादन घटकर 26 करोड़ 60 लाख टन रहने का अनुमान है। पिछले सीजन में ये उत्पादन करीब 28 करोड़ 90 लाख टन था।
यानी कि सालाना आधार पर उत्पादन में करीब 8% की गिरावट देखने को मिल सकती है। फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड और हंगरी जैसे प्रमुख उत्पादक देशों में सबसे ज्यादा असर देखने को मिला है और आशंका है कि ये जो असर है वो और बढ़ सकता है। दरअसल फर्टिलाइजर और ईंधन की बढ़ती कीमतों के कारण किसानों ने कई जगहों पर बुआई क्षेत्र कम किया और वहीं दूसरी ओर सूखा और लगातार गर्म मौसम फसलों की उत्पादकता को प्रभावित करता रहा। मक्का उत्पादन पर सबसे ज्यादा असर देखने को मिला है। यूरोपियन यूनियन में मक्का उत्पादन का अनुमान घटकर 5 करोड़ 25 लाख टन कर दिया गया, जो पिछले साल के मुकाबले 12.5 लाख टन कम है और 2022-23 के बाद सबसे छोटा उत्पादन हो सकता है। आपको बता दें कि फ्रांस, पोलैंड, हंगरी, बुल्गारिया, रोमानिया, स्पेन और पुर्तगाल में मक्का का रकबा घटने की बात भी सामने आ रही है। अब बात अगर गेहूं की करें तो वहां भी तस्वीर इस समय कमजोर है। यूरोप का गेहूं उत्पादन 13 करोड़ 38 लाख टन रहने का अनुमान है, जो कि पिछले सीजन में 14 करोड़ 53 लाख टन था, जो एक दशक का सबसे बड़ा उत्पादन था। मई महीने में कई बार 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वहां दर्ज किया गया है और लगातार पड़ रही हीट वेव ने गेहूं की पैदावार क्षमता को प्रभावित कर दिया है। हालांकि रोमानिया और बुल्गारिया में गेहूं उत्पादन पहले के अनुमानों से बेहतर है। उत्पादन घटने के कारण अब यूरोप को ज्यादा आयात की जरूरत भी पड़ सकती है। यूरोप का अनाज आयात 2 करोड़ 65 लाख टन से बढ़कर 2 करोड़ 84 लाख टन तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। आपको बता दें कि मक्का की मांग पूरी करने के लिए यूरोप को यूक्रेन, अमेरिका, ब्राजील और कनाडा से आयात करना पड़ सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि उत्पादन घटने से यूरोप का अनाज स्टॉक तेजी से कम हो सकता है और ईयर एंडिंग स्टॉक 3 करोड़ 75 लाख टन से घटकर 2 करोड़ 96 लाख टन रहने का अनुमान है। यानी कि यूरोप में अनाज की उपलब्धता पहले की तुलना में काफी सख्त हो सकती है। अब इस खबर का भारत से क्या लेना देना, क्योंकि इस समय यूरोप में उत्पादन घटने से विदेशी गेहूं और मक्का बाजार को सपोर्ट मिल सकता है और अगर यूरोप को ज्यादा आयात करना पड़ा तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनाज की मांग बढ़ सकती है और इससे गेहूं, मक्का और अन्य फीड ग्रेन्स की वैश्विक कीमतों को मजबूती मिल सकती है और भारत के लिए ये स्थिति निर्यात के अवसर बढ़ा सकती है। हालांकि घरेलू नीति और निर्यात नियम की भी यहाँ पर अहम भूमिका निभाएंगे। तो कुल मिलाकर यूरोप की कमजोर फसल आने वाले महीनों में विदेशी अनाज बाजार की दिशा तय करने वाला एक बहुत बड़ा फैक्टर बनकर उभर सकता है। वहीं दूसरी तरफ यूरोप और ब्लैक सी क्षेत्र में अनाज सप्लाई को लेकर हलचल के बीच अब कजाकिस्तान और रूस ने भी निर्यात ढांचे को मजबूत करने की तैयारी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि कजाकिस्तान की सरकारी कंपनी फूड कॉन्ट्रैक्टर कॉरपोरेशन रूस में एक नया ग्रेन टर्मिनल बनाने की योजना पर काम कर रही है और इसके लिए ब्लैक सी, अजोव सागर या बाल्टिक सागर के बंदरगाहों को संभावित जगह के तौर पर देखा जा रहा है। कजाकिस्तान के कृषि मंत्रालय के अनुसार इस परियोजना का मकसद दोनों देशों के बीच बढ़ती अनाज उत्पादन क्षमता को देखते हुए निर्यात नेटवर्क को मजबूत करना है और नए टर्मिनल के जरिए कजाकिस्तान के गेहूं और अन्य कृषि उत्पादों को विदेशी बाजारों तक पहुंचाने के लिए रास्ते खुल सकते हैं। इससे गौर करने वाली बात यह है कि कजाकिस्तान पहले से ही अक्ताऊ बंदरगाह, ईरान के अमीराबाद पोर्ट और बाकू पोर्ट के जरिए अनाज निर्यात करता है। अब रूस में नया टर्मिनल बनने से उसकी लॉजिस्टिक क्षमता और बढ़ सकती है। ऐसे में कहा जा रहा है कि रूस और कजाकिस्तान की ये साझेदारी विदेशी गेहूं बाजार में कोई नया कंपटीशन पैदा कर सकती है। अगर ब्लैक सी क्षेत्र से अनाज सप्लाई मजबूत हुई तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं और अन्य कृषि जिन्सों की कीमतों पर असर देखने को मिलेगा। यानी यूरोप और ब्लैक सी क्षेत्र में बदलते हालात के बीच अनाज व्यापार की नई रणनीतियां बन रही हैं, जिनका असर आने वाले समय में पूरे ग्लोबल एग्री कमोडिटी पर नजर आएगा। अब भारत पर इसका क्या असर होगा? कजाकिस्तान और रूस की ये पहल विदेशी गेहूं और अनाज व्यापार में कंपटीशन बढ़ा सकती हैं। बेहतर लॉजिस्टिक और निर्यात सुविधाओं से इन देशों के अनाज की विदेशी बाजारों में पहुंच और मजबूत होगी और इससे मध्य पूर्व, अफ्रीका और एशिया के कुछ बाजारों में भारतीय अनाज निर्यातकों को कड़ी कंपटीशन का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि विदेशी सप्लाई नेटवर्क मजबूत होने से अंतर्राष्ट्रीय अनाज कीमतों पर दबाव भी बन सकता है, जिसका असर विदेशी बाजारों के साथ साथ भारतीय बाजारों पर भी देखने को मिल सकता है। विदेशी कमोडिटी बाजार में इस समय कई बड़े फैक्टर्स एक साथ काम कर रहे हैं। जहां एक तरफ रूस यूक्रेन तनाव और काला सागर क्षेत्र की स्थिति पर दुनिया की नजर है, तो वहीं दूसरी तरफ खाद्य तेल बाजार में मलेशियन पाम ऑयल की कीमतों में दबाव आ गया है। आपको बता दें कि मलेशिया के पाम ऑयल बाजार में लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में गिरावट आ गई है। हालांकि मजबूत निर्यात मांग ने कीमतों में बड़ी गिरावट को रोकने का काम किया। मलेशिया डेरिवेटिव एक्सचेंज में बेंचमार्क अक्टूबर पाम ऑयल कॉन्ट्रैक्ट 14 रिंगिट लुढ़क गया और 4,629 रिंगिट पर पहुंचा।
बाजार पर सबसे बड़ा दबाव बढ़ते उत्पादन की उम्मीदों का रहा। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई में मलेशिया का पाम ऑयल उत्पादन 7 से 9% बढ़ने का अनुमान है। वहीं भारत समेत कई देशों से निर्यात मांग मजबूत बनी हुई है। सर्वे एजेंसियां कह रही हैं कि जुलाई में मलेशिया का पाम ऑयल निर्यात जून के मुकाबले 12 से 19% तक बढ़ा है। बाजार की नजर अब 10 अगस्त को आने वाली मलेशियन पाम ऑयल बोर्ड यानी MPOB की सप्लाई और डिमांड रिपोर्ट पर टिकी हुई है और इस रिपोर्ट से उत्पादन, निर्यात और स्टॉक की स्थिति साफ हो जाएगी। दूसरी ओर सोयाबीन तेल और अन्य वनस्पति तेलों की कमजोर कीमतों ने भी पाम ऑयल पर दबाव बना रखा है। साथ ही कच्चे तेल में गिरावट से बायोडीजल सेक्टर की डिमांड को लेकर चिंता बढ़ गई है। हालांकि मलेशियन रिंगिट में कमजोरी से एक्सपोर्टर्स को कुछ राहत मिली है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों के लिए पाम ऑयल थोड़ा अट्रैक्टिव हुआ है। तो कुल मिलाकर पाम ऑयल बाजार में उत्पादन बढ़ने का दबाव और मजबूत निर्यात मांग के बीच मुकाबला जारी है। लेकिन पाम ऑयल बाजार की कहानी सिर्फ मलेशिया के उत्पादन और निर्यात तक सीमित नहीं है। आपको बता दें कि विदेशी खाद्य तेल बाजार में एक और बड़ा बदलाव भी देखने को मिला है, जिसका सीधा असर भारत जैसे बड़े आयातक देशों पर पड़ सकता है। अब तक पाम ऑयल अपनी कम कीमत की वजह से भारतीय खरीदारों की पहली पसंद बना हुआ था, लेकिन अब सोयाबीन तेल उससे मुकाबला करता नजर आ रहा है। दोनों तेलों के बीच कीमतों का अंतर लगातार घट रहा है और आने वाले महीनों में आयातकों की खरीद रणनीति भी बदल सकती है। यानी सवाल यह है कि क्या भारत के खाद्य तेल आयात बाजार में पाम ऑयल की मजबूत पकड़ कमजोर पड़ने वाली है। आइए समझते हैं कि पाम ऑयल और सोयाबीन तेल के बीच कीमतों की यह जंग आगे किस दिशा में जा सकती है। क्योंकि भारत के खाद्य तेल बाजार से जुड़ी ये एक बड़ी खबर है, क्योंकि पाम ऑयल अभी भी भारत के लिए सोयाबीन तेल के मुकाबले सस्ता विकल्प बना हुआ है, लेकिन दोनों देशों के बीच कीमतों का अंतर लगातार कम हो रहा है। एक रिपोर्ट कहती है कि अगस्त शिपमेंट वाले पाम ऑयल और सोयाबीन तेल के बीच कीमत का अंतर घटकर $32.5 प्रति टन रह गया और यह अंतर पिछले हफ्ते के मुकाबले $5 प्रति टन कम है। मलेशिया में पाम ऑयल की कीमतों में नरमी और अमेरिका में सोयाबीन तेल वायदा बाजार की कमजोरी के बावजूद भारतीय खरीदार फिलहाल पाम ऑयल को प्राथमिकता दे रहे हैं। अगस्त डिलीवरी के लिए क्रूड पाम ऑयल की पेशकश भारत के पश्चिमी तट पर करीब $1230 प्रति टन CFR पर की जा रही है। वहीं सोयाबीन तेल का भाव $1260 से $1265 प्रति टन के बीच बताया गया। हालांकि आने वाले महीनों में तस्वीर पूरी तरह से बदल सकती है। रिपोर्ट कह रही है कि अक्टूबर से दिसंबर शिपमेंट के लिए सोयाबीन तेल पहले ही पाम ऑयल से करीब $10 प्रति टन सस्ता ऑफर किया जा रहा है। अगर यही स्थिति बनी रही तो भारतीय आयातक पाम ऑयल की जगह अब सोयाबीन तेल की खरीद बढ़ा सकते हैं। उधर मलेशिया में बढ़ते उत्पादन और स्टॉक की उम्मीदों से पाम ऑयल बाजार पर दबाव बना हुआ है। हालांकि जुलाई महीने में मजबूत निर्यात ने इस दबाव को कुछ हद तक कम जरूर किया। कार्गो सर्वे एजेंसियों के अनुसार जुलाई में मलेशिया पाम ऑयल निर्यात जून के मुकाबले 12 से 19% तक बढ़ा है। अब बाजार की नजर 10 अगस्त को आने वाली MPOB यानी मलेशियन पाम ऑयल बोर्ड की रिपोर्ट पर है। इस रिपोर्ट से उत्पादन, स्टॉक और निर्यात की वास्तविक स्थिति साफ होगी। जानकारों का कहना है कि आने वाले हफ्तों में विदेशी खाद्य तेल बाजार की दिशा काफी हद तक मलेशिया की सप्लाई, डिमांड स्थिति और अमेरिका की बायोडीजल नीति पर डिपेंड करेगी। अगर सोयाबीन तेल और पाम ऑयल के बीच कीमतों का अंतर और कम हुआ तो विदेशी खाद्य तेल व्यापार में बड़ा बदलाव आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल देश भर के अनाज व्यापार से जुड़ी अब तक की बड़ी सुर्खियों में इतना ही। आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी पर।